बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नया नावल समूरा। लम्हा लम्हा चौंकाने वाले वाक़यात से भरपूर एक तेज़ रफ्तार नावल। ये इमारत काफ़ी कदीम थी, न जाने कितने बरसों से इस पर सन्नाटे और उदासी का राज था। लेकिन बीते हुए वक्त ने अपने हादसात और मौसमों के तग़य्युरात के बावजूद इस इमारत पर कोई असर नहीं डाला था। इसकी दीवारें आज भी सीना तान कर खड़ी थीं। इसकी बुनियादें बहांगे दहल ऐलान कर रही थी कि पुराना तो फिर पुराना ही होता है। लाल ईंटों से बनी हुई इमारत किसी मजबूत किले से कम नहीं थी। आबादी में शामिल होने के बावजूद ये आबादी से काफ़ी दूर थी। इसकी वजह यह थी कि आसपास की अराजी खाली थी। दरअसल इस इमारत से दास्तान ही ऐसी वाबस्ता थी, जितने मुंह थे उतनी ही बातें। कुछ लोग कहते हैं इस पर जिन्नात काबिज हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ चुड़ैल रहती हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ सरकटा रहता है जिसका कद बहुत लंबा है। वो कस्में खाकर कहते हैं कि हमने सरकटे को देखा भी है। इन सब दावों और मुख्तलिफ कहानियों के अलावा एक मशहूर दास्तान इस पुरस्कार इमारत से वाबस्ता थी, जिसे मुस्तनद माना जाता था। वो ये कि किसी ज़माने में यहाँ एक राजा रहता था। राजा का नाम हरबंस सिंह था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत हसीन थी। उसके हुस्न जमाल के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर नौजवान उसकी जुल्फ का असीर था। इन्हीं नौजवानों में एक नाम शंकर का भी था। वो जुनून की हद तक राजा की बेटी को चाहता था, लेकिन राजा ने अपनी बेटी का लगन किसी दूसरे रियासत के राजा से करने का ख्वाहिशमंद था। उसने शंकर को अपनी बेटी का हाथ देने से साफ इनकार कर दिया। शंकर के दिल में सच्ची मोहब्बत थी। ये इनकार उसके लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुआ। एक दिन रात के वक्त वो इस इमारत में दाखिल हुआ। नहायत ही खामोशी से कलावती की ख्वाबगाह में चला आया। कलावती बेखबर सो रही थी। शंकर ने उसे जोड़ा तो हड़बड़ा कर उठ बैठी और फटी फटी आंखों से शंकर को देखने लगी। इतनी रात गए एक अजनबी नौजवान को अपने करीब देखकर हक्का बक्का रह गई। कौन हो तुम? उसने बमुश्किल हकलाकर पूछा। शौक ख्वाबी के लिबास में नींद का खुमार लिए वो और भी खूबसूरत लग रही थी। इसी वक्त कलावती ने बुलंद आवाज से चीखना चाहा। उसने उसका इरादा भांपकर फौरन ही इसके मुंह पर हाथ रख। शोर मत मचाओ प्यारी कलावती, मैं तुम्हें कोई गजल नहीं पहुंचाऊंगा, बेफिक्र रहो, शंकर ने आहिस्ता से कहा। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? कलावती ने उसके लहजे की मिठास महसूस करके पूछा। मैं शंकर हूँ। कौन शंकर? कलावती ने हैरान होकर पूछा। उसका खौफ काफी हद तक जाहिल हो चुका था। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारा रिश्ता मांगा था। ओह, वो तो तुम हो जिसे पिताजी ने इनकार कर दिया। अब मेरे पास क्यों आए हो? हाँ, तुम्हें मुझ तक आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई? कलावती ने पूछा। दुश्वारी कैसी? तुम्हारी खुशबू ने मुझे बता दिया कि तुम किस कमरे में हो, सो मैं चला आया। इस जवाब ने कलावती को बहुत मुतासिर किया। तुम इस हद तक वाकिफ हो? खैर, अब तुम चाहते क्या हो? जो चाहता वो हो गया। तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश थी, पूरी हो गई। बस एक मुलाकात के सहारे अब मेरी सारी जिंदगी गुजर सकती है कलावती। शंकर ने तवील सांस लेकर जवाब दिया। कलावती सोच में पड़ गई। ऐसे कदरदान बहुत कम मिलते हैं। इतनी शिद्दत और दिल की गहराइयों से चाहने वालों की तादाद तकरीबन नापैद है, वरना लोग तो सिर्फ जिस्मानी मकासद के लिए मोहब्बत करते हैं, और शंकर सच्ची मोहब्बत करता था, शरीफुन नफ्स भी था। किस्सा मुख्तसिर मोहब्बत की आग दोनों जानिब लग गई। यूं ही छुप छुप कर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। राज और न्याज होने लगे, अहदो पैमा होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। चुनाचा राजा को भी बहुत जल्द इनके बारे में पता चल गया। वो बहुत गुस्सावर था, जिसके नतीजे में शंकर की जान पर बनाई। राजा ने अपने हरकारों के जरिए शंकर को मार मार कर लहूलुहान कर दिया और फौरी तौर पर कलावती के ब्याह के लिए दूसरी रियासत के राजा को संदेश भिजवा दिया ताकि जल्द अज जल्द कलावती का ब्याह हो जाए। लेकिन कलावती इस रिश्ते के लिए कतई तैयार ना थी। उसने साफ इनकार कर दिया। उधर राजा अपनी बेटी की शक्ल देखता ही रह गया। जिंदगी में कभी भी कलावती ने बाप के आगे जबान दराजी नहीं की थी। राजा इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ शंकर को समझने लगा था। उसने कलावती को न जाने क्या खोलकर पिला दिया था कि वो उसी की दीवानी हो गई थी। आखिरकार राजा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गया। उसने कलावती को घर में ही कैद कर दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन दूसरी रियासत के राजा को आना था, उसी दिन कलावती और शंकर फरार हो गए। ये सब पहरेदारों की गफलत की वजह से हुआ। राजा ने तो कोहराम मचा दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि उन पहरेदारों को जिंदा दरगोर कर दे। उसने फौरन ही उन दोनों को तलाश करने का हुक्म दिया। अगर वो पाताल में भी हो तो उन्हें निकाल लाओ, जल्दी करो। अगर वो ना मिले तो तुम लोगों की लाशें उठाने वाला भी कोई ना होगा। इस हुक्म में धमकी भी शामिल थी। असर ये हुआ कि शाम के वक्त कलावती और शंकर बरामद कर लिए गए। फिर राजा ने इंतहाई जालिमाना इकदाम किया। कलावती के सामने शंकर को कत्ल करवा दिया। कलावती देखती रह गई, न रोई न धुआई दी। शाम ढलते ही दूसरी रियासत का राजा भी आ पहुंचा था ताकि वो साथ पहरे लेकर कलावती को अपने हमला ले जाए। लेकिन यह मुमकिन न हुआ। राजा हरबंस सिंह की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। कलावती अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। उसने खुदकुशी कर ली। यही दास्तान इस इमारत से वाबस्ता थी। लोग कहते हैं कि कलावती की रूह अब भी इस इमारत में घूमती फिरती है, कहीं दिखाई देती है। हकीकत कुछ भी रही हो,
लेकिन इस इमारत को ज़्यादातर कलावती विला के नाम से पुकारा जाता है। इसी दास्तान के सबब ये इमारत पुरस्कार जानी जाती थी। लोगों ने कलावती को घूमते और भटकते हुए देखा भी था। और फिर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो कंपनी के मेन गेट से बाहर निकल आया। थोड़ी देर रुककर उसने अलविदाई नज़र कंपनी की इमारत पर डाली और तवील सांस लेकर आगे बढ़ गया। उसके दिल में तूफान तो बहुत उमड़ रहे थे, लेकिन वो कर क्या सकता था? कुछ भी तो नहीं, सिवाय अपने मुकद्दर को कोसने के। वो इस जॉब के लिए कतई मौजू था। इसके सिलसिले में थोड़ी देर पहले कंपनी के मैनेजर ने माजरत कर ली थी। हालांकि भी 4 दिन पहले जब वो अखबार में इश्तिहार पढ़कर इंटरव्यू देने की गर्ज से आया था, इंटरव्यू लेने के बाद मैनेजर ने उसकी तसल्ली करवाई थी कि नौकरी उसे मिल जाएगी। और दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन जिस एतमाद और जहानत से उसने इंटरव्यू दिया था, खुद मैनेजर भी इसका कायल हो गया था। लेकिन फिर आज क्या हुआ? कंपनी के मैनेजर ने उससे सीधे मुंह भी बात नहीं की। रूखे से लहजे में बोला, सॉरी मिस्टर आरिफ, अपॉइंटमेंट तो हो चुका, मगर सर मैं तो सही दिन और सही वक्त पर आया हूँ। आपने तो आज ही के दिन बुलाया था मुझे। उसने हैरान होकर कहा। हो सकता है, मैनेजर ने लापरवाही से कंधे उचकाए। बहरहाल आप जा सकते हैं। फिर कभी अगर कोई जगह खाली हुई तो आपको कॉल कर ली जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स हमने रख लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कुर्सी से उठता हुआ बोला। लहजा जहर खन था। आप जहमत मत कीजिएगा, अगर जगह खाली हो तो किसी रिश्तेदार को रख लीजिएगा, ठीक है ना? ख्वामोखा इश्तिहार लगा देते हैं वैकेंसी खाली है, चाहे खूब। ये साइड का इलाका था जहाँ लोगों की काफ़ी आमदोरफ्त थी। जैली सड़क क्रॉस करके वो मेन रोड पर आया। आज इसके दिलो दिमाग पूरी तरह सुलग रहे थे। जहन उलझा हुआ था। क्या होगा? मसाइल किस तरह हल होंगे? क्या जिंदगी इसी तरह मायूसी और नाकामियों की नजर हो जाएगी? कितने यकीन और एतमाद के साथ उसने माँ और छोटी बहन से वादा किया था कि आज नौकरी मिल जाएगी। ये बात सुनकर वो दोनों कितनी खुश हुई थी। अम्मी ने झट से कहा था, अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। फिर अलग सुबह वो दुआओं के साथ रुखसत किया गया था। वो मंजर उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा। एक बार फिर उसके दिल में होक उठने लगी। अब क्या होगा? जब उसकी वालदा और छोटी बहन को मालूम होगा तो उन पर क्या गुजरेगी कि वो आज भी नाकाम लौटा है। वो चलता रहा, सोचता रहा। अब वो साइड के इलाके से बाहर आ चुका था। कुछ दिनों से मौसम काफी खुशगवार था। एक छोटे से बाजार से गुजरने के बाद बस स्टॉप का मेन रोड आता था। उसका इरादा घर कतई जाने का नहीं था। इसके बावजूद उसके कदम उसी जानिब उठ रहे थे। ख्वाब बेख्याली की सी कैफियत थी। जैसे ही वो बाजार में दाखिल हुआ, एक आवाज़ उसके कानों से टकराई। ये डुगडुगी की आवाज़ थी। बाजार के दोनों अतराफ दुकानें खुली हुई थी। लोग काफ़ी तादाद में आते जाते दिखाई दे रहे थे। ये आवाज़ जिस सिम से आई थी, वहाँ कुछ लोग दायरे की सूरत में मजमा लगाकर खड़े थे। दफ्तरन डुगडुगी की आवाज़ बंद हुई और एक मर्दाना कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। बोल बच्चा जमूरा, ससुराल कैसे जाएगा? यकीनन मदारी की आवाज़ थी। वो करतब दिखा रहा था। ये नौजवान भी बेख्याली में मजमे के करीब ही जमा खड़ा रह गया। हालांकि उसे उन खेल तमाशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, दाद दे रहे थे। नौजवान ने इस दायरे में जगह बनाई और अंदर घुस गया। सामने ही मदारी अपने तमाम तर मसनूआत के साथ मौजूद था। 2 अदद बंदर, 2 अदद बकरे, ढोल वगैरह। अब उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। ख्वामखा घुस पड़ा था। भला उसे उन बच्चों के खेल तमाशों से क्या सरोकार? मदारी अपने काम में मसरूफ था। मजमा बड़े शौक से उसके करतबों और बातों से महजूज हो रहा था। नौजवान वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि मदारी के एक जुमले ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। वो अपने बंदर से कह रहा था, बच्चा, बैंक से एक आदमी निकला है, उसे कैसे लूटेगा? बहुत रुपया है उसके पास। इस जुमले ने नौजवान को चौंका दिया। उसके उठते कदम रुक गए। जहन के किसी गोशे से अचानक ही एक दर खुल गया। उधर बंदर ने मदारी की बात सुनकर सर हिलाया और फौरन ही उठकर दूसरे बंदर के कान के पास अपना हाथ ले जाकर 2 उंगलियों को सीधा कर दिया। दूसरे हाथ से बंदर को धमकी देने वाले अंदाज में इशारा किया। अंदाज बिल्कुल ही ऐसा था जैसे किसी को लूटा जाता है। मजमे से कह के बुलंद होने लगे। बहुत सोने मदारी पर नोट फेंके, सिक्के उछाले, लेकिन इन सबसे बेखबर वो नौजवान अपनी सोचों में गुम था। दिन भर सड़कें नापने और ख्वामखा इधर उधर चक्कर काटने के बाद जब शाम ढले घर जाने की नीयत से अपने इलाके में दाखिल हुआ तो उसके दोस्त रफ़ीक ने उसे एक नई खबर सुनाई। वो सिल्वर पान शॉप के करीब से गुजर रहा था। रफ़ीक की आवाज़ से उसकी तरफ लपका। वो शायद पान की दुकान ही पर खड़ा था, क्योंकि वहाँ कुछ और लड़के भी मौजूद थे। काफ़ी ऊंची आवाज़ से दुकान में गाने बज रहे थे। करीब आते ही रफ़ीक ने उसे कंधे पर हाथ मारा तो झुंझुला गया। क्या बात है फज्जो? रफ़ीक ना निकनेम फज्जो था। महल्ले में तकरीबन सभी उसे फज्जो कहते थे। कंधे पर हाथ मारना ज़रूरी था? वाह, फज्जो ने हाथ नचाया। वाह रे मेरे अजनबी शहजादे, कौन से देश से आ रहे हो? इस कदर गर्मा गर्म? पत्थरों के देश से, उसने जवाब दिया। लहजे में भी तुरशी मौजूद थी। जहाँ इंसान भी पत्थर के हैं, हाथ मिलाओ तो तकलीफ का एहसास होने लगता है, समझे?
कोई शहजादी नहीं मिली, फज्जो ने फिर छेड़ा। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। फज्जो ने इसकी तकलीद की। क्या हुआ आरिफ मेरे दोस्त, कुछ तो बता। शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? चुप रहे यार, मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। तुम नौकरी के लिए गए थे ना, क्या हुआ? वही तवील सांस लेकर बोला जो आज तक होता आया है। फज्जो के चेहरे पर तासुफ फैल गया। ये वही फज्जो था जो अच्छा दोस्त होने के साथ साथ उसका हमदर्द भी था। हालांकि वो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल था, लेकिन आरिफ की दोस्ती सिर्फ इससे थी। आरिफ ज्यादा भीड़ भाड़ का कायल न था। फज्जो के बाप के इलाके में ही मोटर मैकेनिक की दुकान थी। फज्जो भी उन्हीं के साथ काम करता था। ओ खैर, मौला बड़ा कारसाज है। थोड़ी देर बाद फज्जो ने उसे तसल्ली दी। फिक्र मत कर मेरे यार, एकदम से ऐसी नौकरी मिलेगी ना कि वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता। मायूसी गुनाह है चंदा। अरे हाँ, जैसे चौंका। यार आरिफ, एक गर्म खबर सुनाऊं? सुना दो। बीबीसी, आरिफ ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। चलो तुम कम से कम मुस्कुराए तो। अच्छा सुनो, जरा दिल थाम लेना, कहीं सीने से फुलक न पड़े। ओह, ऐसा भी क्या? हाँ मेरी जान, आज है ही ऐसा। कलावती विला की सफाई सुथराई का काम हो रहा था। उसने ड्रामाई अंदाज में रुक रुक कर कहा। क्या? आरिफ के मुंह से बेसाख्ता निकला। कसम से सुबह मजदूर लगे हुए थे। हैरत है, कलावती विला को कौन आबाद कर रहा है? होगा कोई दिल जिगर वाला। वो लोग आएंगे तो मालूम हो। तो तुम टो में रहते हो, मजदूरों से पूछा नहीं तुमने? तौबा करो, वहां कौन जाए। फज्जो ने कानों को हाथ लगाया। ऐसा भी क्या डरना, तुम तो डरपोक हो। आरिफ ने मुंह बनाया। दोनों बातें करते हुए फासला तय कर रहे थे। फिर आरिफ की गली आ गई। इससे 2 गलियों के फासले पर फज्जो का मकान था। तो मालूम कर आना, तुम तो दिलेर होना। यहाँ तो किसी की भी नहीं हिम्मत पड़ी। हाँ, हो सकता है वो मजदूर न हो, जिन भूत हो। आरिफ ने सर हिलाकर ख्याल जाहिर किया। उड़ा लो मजाक, फज्जो ने जवाब दिया। खैर, मालूम हो जाएगा। आरिफ अपने घर के सामने पहुंचकर रुक गया। इस वक्त तो तुम खिसको, मैं बहुत थका हुआ हूँ। यानी घर में नहीं बिठाओगे? फज्जो ने पूछा। खासे अक्लमंद होते जा रहे हो। आरिफ फिर मुस्कुराया। मैं जाता हूँ। अच्छा ये बता दो, कल फिर कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? हाँ, आरिफ ने आहिस्ता से कहा। एक जगह और किस्मत आजमाई करनी है। कहाँ जाओगे? फज्जो ने सवाल किया। बैंक, उसके मुंह से निकला। क्या वाकई? फज्जो की आंखें फैल गईं। क्या बैंक में नौकरी मिल रही है? आरिफ थोड़ी देर खामोश रहा, फिर जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो वो हंसकर बोला। नौकरी? वो भी बैंक की? वाह रे मेरे यार, तेरा भी जवाब नहीं। अरे बेवकूफ़, आजकल बैंक वाले कर्जा दे रहे हैं ना। ज़रा मालूमात करके आऊँगा। अगर रकम मिल गई तो कोई अपना ही बिजनेस कर लेंगे। आरिफ ने तफसील बताई। वाकई अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये कहकर फज्जो आगे बढ़ गया। साथ ही उसने हाथ मिलाया। ये इशारा था अब कल मिलेंगे। आरिफ ने दरवाज़ा खटखटा दिया। काफ़ी दुश्वार गुजार मरहला था जिससे आरिफ को घर में दाखिल होते ही गुजरना पड़ा था। उफ, उसकी माँ और उसकी बहन, उनकी आंखों में उम्मीदों के कितने दिए जल रहे थे। क्या हुआ बेटा, तू इतनी देर से घर आया? नौकरी मिल गई ना? क्या हुआ भाई, नौकरी मिली? दोनों ने बैक वक्त पूछा था। उसके पास जवाब पहले से ही तैयार था। हाँ समझो, मिल ही गई। क्या मतलब? दरअसल 2-3 दिन वो ट्रायल लेंगे और फिर फैसला करेंगे आया मुझे नौकरी पर रखें या नहीं। शम्मो, उसने अपनी बहन शुमाइला को मुखातिब किया। फटाफट खाना ले आ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा। अम्मी सुबह जल्दी उठा देना। उसे झूठ बोलना पड़ा था। दरअसल वो चाहता था कि उन दोनों की उम्मीदें कुछ और दिन तक कायम रहें। अगर उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया तो वो रंजीदा हो जाएंगे। दोनों माँ बेटियां घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी, जिसकी बदौलत घर के खर्चात पूरे हो रहे थे। मगर कुछ दिनों से इनका काम भी सुतरवी का शिकार था, जिसके बाइस हाथ बिल्कुल ही तंग हो गया था। अब यह नहीं था कि आरिफ हाथ पांव डालकर बैठ रहा था। वो नौकरियों के चक्कर में काफ़ी अरसे से धक्के खा रहा था, लेकिन उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। उसे यकीन हो चला था शायद नौकरी उसके नसीब में ही नहीं। उसके वालिद ने इंतकाल से 3 साल कबल यह मकान खरीद लिया था, वरना शायद आज उन लोगों को छत भी नसीब नहीं होती। आरिफ का मूड काफ़ी ख़राब था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। खाना खाने के बाद वो चुपचाप कमरे में चला आया और बिस्तर पर ढेर हो गया। नींद उससे कोसों दूर थी। उसके जहन में मदारी का वो जुमला मुसलसल गर्दिश कर रहा था। बच्चा जमूरा, एक आदमी बैंक से निकला है, उसे कैसे लूटेगा? बोल, बहुत रुपया है उसके पास। वो करवटें बदलता रहा। ये जुमला उसके जहन में घूमता रहा। रात धीरे धीरे अपना सफ़र तय करती रही। आखिरकार इस जुमले की मुसलसल तकरार से वो परेशान होकर उठ बैठा। कमरे की लाइट जलाई और मेज़ की तरफ बढ़ा, जो कि एक कोने में रखी हुई थी। उसने मेज़ की दराज खोली, कोई चीज़ तलाश करने लगा। दराज मुख्तलिफ चीज़ों से लबालब थी। उसके कॉलेज के ज़माने की बहुत सी चीज़ें दराज में मौजूद थी। उसने बाप की हयात में ही इंटर कर लिया था, सो अब असनाद वगैरह एहतियात से रखी हुई थी। उसने अपनी मतलूबा चीज़ निकाल ली। खाकी कलर का लिफाफा था। आरिफ ने उसे खोला तो उसमें एक अदद नकली पिस्तौल था, जो बज़ाहिर असली मालूम होता था। दाढ़ी, मूछें, गेटअप और दूसरी अशिया मौजूद थी।
कॉलेज के ज़माने में ही कॉलेज के मुनक्किद करदा ड्रामों में हिस्सा लेता रहा था। ये चीज़ें उस वक़्त की यादगार। मजदूरों का काम जारी था। इमारत के अंदर भी काम हो रहा था, क्योंकि जगह जगह से फर्श उखड़ा हुआ था और नया फर्श डाला जा रहा था। और फिर तो रंगो रोगन का काम भी होना था। 2 मजदूर अहाते में मौजूद खुदरू घास फूस और झाड़ियाँ साफ कर रहे थे। उनके पास फावड़े भी थे और खुदाने भी, क्योंकि घास के साथ साथ गैर ज़रूरी दरख्तों और पौधों का भी सफाया करना था। दोनों मजदूर तकरीबन एक ही कदों का आमद के थे, एक जवान दूसरा बूढ़ा। काम के दौरान दोनों बातें भी करते जाते थे। फिर बूढ़ा सांस लेने के लिए एक तरफ बैठ गया। क्या हुआ चचा, अभी से थक गए? शाम तो दूर पड़ी है। जवान मजदूर ने गर्दन घुमाते हुए मुस्कुरा कर कहा। हाँ लड़के, ठीक ही कहा। बूढ़े ने सर्द आह भरी। इस उम्र में तो बंदा थक ही जाता है, वरना मेरी जवानी तो बड़ी शानदार थी। एक ज़रब से पत्थर भी बोल पड़ते थे। जवान मजदूर ने यह सुनकर हल्का सा कहका लगाया। क्यों? बूढ़ा उसे घूरने लगा। नाराज़ क्यों होते हो चचा? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा था कि हर एक को अपनी जवानी पर नाज होता है। जवान के होठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। भड़के मारने वाले और होते होंगे। बूढ़ा मजदूर तईश में आ गया। सब यही कहते हैं। जवान मजदूर के लहजे में लापरवाही थी। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और होशियार भी। सिर्फ अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए काम कर रहा हूँ, समझे? बूढ़ा का लहजा तेज हो गया। फिर इन दोनों के दरमियान ख्वामखा की बहस छिड़ गई। बूढ़ा जोश में आकर दोबारा काम में लग गया। उसकी आवाज़ जवान मजदूर के मुकाबले में काफ़ी बुलंद थी। फिर उन्हें एकदम खामोश होना पड़ा था, क्योंकि एक दराज कद कामत वाला शख्स सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी उम्र तकरीबन 50-55 के आसपास थी। वो इनके करीब आकर रुक गया। दोनों ने सलाम किया। काम तो ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और रोबदार थी। नहीं साहब, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जवान मजदूर ने बताया। गुड। अंदर का क्या हाल है? चलो, वो तो मैं देख ही लूँगा। ये कहकर उसने चारों तरफ सरसरी नज़र घुमाई और फिर वो दरख्तों की जानिब देखकर उनकी तरफ घूमा। वो देखो, वो 2 दरख्त है ना? उसने उंगली से इशारा किया। दोनों मजदूर उसी तरफ देखने लगे। जी साहब, उन्हें मत काटना, याद रखना कहीं खुदाल चला दो। उसने तंबीह की। दोनों मजदूरों ने समझ जाने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी और वो शख्स उन दरख्तों पर नजर डालता हुआ अंदर की जानिब चल दिया। उसका अंदाज बता रहा था वो सिर्फ जायजा लेने आया है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा देर तक वहाँ रुका नहीं था। आरिफ जब पब्लिक बूथ रूम से बाहर निकला तो उसकी शक्ल और सूरत काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी थी। गाल फूल चुके थे। हल्की सी दाढ़ी और दाएं आंख पर मौजूद मस्से ने इसके खदोकाल बदल डाले थे। धूप के चश्मे ने इसकी मज़ीद मदद की थी। बहरहाल अब कोई जानने वाला शायद करीब से भी से नहीं पहचान पाता। उसका रुख बैंक की ब्रांच की तरफ था। उसने रोड क्रॉस किया। सामने ही बैंक था। दिल धक धक करने लगा। चेहरे पर घबराहट तारी थी। हालांकि रात में जब वो तस्वुर में अपने मंसूबे पर अमल कर रहा था तो न जाने कहां से कहां तक जा पहुंचा, लेकिन जाहिर है वो तो तस्वुर था और ये हकीकत। उसने अपनी जेब को गैर महसूस तौर पर थपथपाया और बैंक के सामने पहुंचकर रुक गया। काफी गहमा गहमी थी। उसकी नज़रें सिक्योरिटी गार्ड पर थी, जो कि हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रहा था। बैंक के अंदर जाना खतरनाक साबित हो सकता था। चुनाचा आरिफ बैंक के सामने बने हुए एक पान के केबिन के पास पहुंच अब वो हर आने जाने वाले पर आसानी से नज़र रख सकता था। कौन बैंक से निकल रहा है, कौन बैंक में जा रहा है। बस अब उसको ये फैसला करना था कि कौन से निकलने वाले शख्स ने मोटी रकम निकलवाई है। अचानक एक मुनहनी सा शख्स बैंक से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो रकम गिन रहा था। उसको देखकर आरिफ चौंक गया। 500 के नोट आरिफ ने दूर से ही देख लिए थे। बैंक से बाहर आकर वो मोहतात अंदाज में इधर उधर देखने लगा। फिर एक जानिब कदम उठाने लगा। थोड़ा फासला रख के आरिफ भी उसके पीछे होल लिया। उसका शिकार शायद पैदल पैदल ही रास्ता तय करना चाहता था। उसका घर यकीनन कुर्ब जवार में ही होगा, क्योंकि वो बस स्टॉप से काफ़ी आगे निकल आया था। ये और भी अच्छा था, वरना खासी मुश्किल हो जाती। बस स्टॉप से आगे थोड़ा सन्नाटा था। आरिफ ने कदमों में तेज़ी पैदा की और इस आदमी के पहलू के करीब आ पहुंचा। वो आदमी चौंक कर मुड़ा। अंदर हाथ डालकर नकली पिस्तौल उस आदमी के पहलू से लगा दी। आरिफ शलवार कमीज में मलबूस था। इसकी साइड जेब में काफ़ी गुंजाइश होती है। ये पिस्तौल की नाल है जो तुम्हारे पहलू में चुभ रही है, आगे बढ़ो वरना। मजबूरन वो आदमी कदम आगे उठाने लगा। हल्की सी कपकपाहट तारी थी। शाबाश, अब शोर मचाए बगैर कैश मेरे हवाले कर दो, आरिफ ने भारी सी आवाज़ में कहा। वैसे इसका दिल धक धक कर रहा था। कौन सा कैश? ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करोगे तो गोली चला दूंगा, जल्दी से निकालो। आरिफ का लहजा दुरुस्त हो गया। वो दोनों इस तरह चल रहे थे जैसे बातें कर रहे हों। उस आदमी ने इधर उधर देखा। आरिफ ने फौरन ही कहा, तुम्हारी ज़रा सी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। उसने जेब में हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकाल कर उसके हवाले कर। बड़े अच्छे आदमी हो यार तुम, आरिफ के मुँह से निकला। वैसे गड्डी लेते वक्त उसका हाथ भी कपकपाया था। मैं दिल का मरीज़ हूँ वरना, उस आदमी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत का शिकार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आरिफ से लिपट पड़े। अचानक आरिफ ने एक ऐसी हरकत की
जिससे वो आदमी तिफला कर ज़मीन पर गिरा और फिर बेसुध हो गया। आरिफ ने अपने बाएं हाथ का एक भरपूर इस्तेमाल किया था और उस आदमी की गर्दन पर एक ज़ोरदार हाथ मारा था, जिससे वो आदमी गिरकर बेहोश हो गया। आरिफ के मसामों से पसीना फूट पड़ा। उसने लूटी हुई रकम गिनी तो ये 20,000 रुपये थे। उस वक़्त तो उसे फरार होने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई थी, लेकिन पहली गली में घुसने के बाद उसने दौड़ते हुए 2-3 गलियां पार की थी, फिर ये जा वो जा। गलियों में मौजूद लोगों ने उसे बड़ी हैरत भरी नजरों से देखा था, लेकिन उसे भला क्या परवाह थी। वो वहां से सीधा अपने इलाके आ पहुंचा। उसका रुख इकराम करियाने वाले की तरफ था। इकराम इस वक्त कुछ ग्राहकों को निपटा रहा था। आरिफ एक तरफ खड़ा हो गया। इकराम ने एक उचपटी नजर उस पर डाली और फिर ग्राहकों से फारिग हुआ। आरिफ उसके काउंटर के करीब आ गया। इकराम झट से बोला, आरिफ भाई, बड़े अफसोस की बात है, कितना अरसा हो गया। आपको मालूम है ना आपका बिल कब से रुका हुआ है। मैं कल भी आपके घर। मुझे मालूम है, आरिफ ने उसकी बात काटी। मैं इसलिए आया हूँ। बिल कितना है? 2,800, उसने बताया। अब घर आने की ज़रूरत नहीं, मैं 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा, फिक्र मत करो। मैं समझा था अभी देने आए हैं। उसके लहजे में मायूसी थी। मैंने कह दिया ना, मिल जाएंगे, आरिफ ने कहा। चलो एक दिन और सही। इकराम ने तवील सांस ली। आरिफ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और वो फिर सलाम करके वापस मुड़ गया। दोपहर का वक्त हो चला था। वो सीधा घर आ गया। अपना मेकअप तो बहुत पहले ही साफ कर चुका था। घर में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही अम्मी बोल उठी, इतनी जल्दी आ गए बेटा? हाँ अम्मी, कुछ दिनों के लिए कंपनी में काम नहीं है, यूं भी ये ट्रायल था। अलबत्ता कंपनी का मालिक बहुत नेक आदमी है। उसने कुछ रकम दी। मैंने उसे अपने हालात बताए, न जाने उसके दिल में क्या आई। आरिफ ने बताया। शुमाइला भी करीब ही बैठी थी, यकटुक भाई की तरफ देख रही। या अल्लाह तेरे शुक्र, कितने पैसे दिए उन्होंने? अभी देता हूँ अम्मी, ज़रा मैं नहा लूँ। शुमाइला खाना लगा दो, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। उसकी माँ और उसकी बहन के चेहरों पर रौनक दौड़ गई। आरिफ ने अपने सहन को इस्तेमाल करते हुए पूरी एहतियात के साथ कुछ रकम इस लूटी हुई गड्डी में से निकाली और बाकी अपने कमरे में छुपा दी, जहाँ दूसरा कोई हाथ न डाल सके। अगर वो चाहता तो उसी वक्त करियाने वाले का कर्जा उतार सकता था, लेकिन उसने जज्बात से ज़्यादा होश और अक्लमंदी से काम लिया। ज़्यादा रकम शो करने के नतीजे में अनगिनत सवालात और उलझनों का सामना करना पड़ता और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाता। जुल्म के जरासीम जहन में पैदा हो चुके थे। एक अजीब सी जिस्मानी लज्जत का एहसास हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था आज वो फिर किसी बैंक का रुख करे, कोई नया मुर्गा फांसे, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू किया। 2-4 दिन ठहर कर जाना चाहिए। ये तो उसने आजमा ही लिया था कि इस काम में सितारे उसके काफ़ी अच्छे हैं। इसने माँ को कुछ पैसे दिए और फज्जो की तरफ चल पड़ा। इसका इरादा था कि कलावती विला को देखा जाए, किसने लिया है, कौन आ रहा है, ज़रा मालूम तो हो। फज्जो अपने बाप की दुकान पर ही मिला था। हसब मामूल उसके कपड़े काले और पीले हो रहे थे। वो खुद एक स्टूल पर बैठा था। उसका बाप एक मोटरसाइकिल का इंजन बांध रहा था। दुकान में जहाँ भाग गाड़ियों के पुर्जे बिखरे हुए थे। आरिफ ने फज्जो के बाप को सलाम किया। उसके मुंह में पान लबालब भरा हुआ था, इसलिए जवाब देने के लिए उसने मुंह को ऊपर किया और होंठ हिला दिए। ये जवाब था। आरिफ को देखकर फज्जो उठ खड़ा हुआ और दांत निकालते हुए कहने लगा, अरे थोड़ी देर पहले आते पार्टनर, अम्मा ने क्या बेसनी रोटी बनाई थी, धमधम, मजा आ गया। अच्छा, आरिफ ने मुस्कुराकर कहा। तो दौड़ कर ले आना, सिर्फ बता रहा है। इसके बाप ने फौरन पान थूक कर कहा, अरे नहीं अंकल, आरिफ ने जवाब दिया, मैं खाना खाकर ही निकला हूँ। और अंकल काम ठीक ठाक चल रहा है ना? अल्लाह का बड़ा करम है, तुम सुनाओ। जी बस सब ठीक ठाक है, ये कहकर वो फज्जो की तरफ देखने लगा। तुम्हारे काम का क्या हुआ? फज्जो ने पूछा। हो ही जाएगा कुछ न कुछ। क्या फारिग हो? कोई काम तो नहीं है? अभी तो कोई काम नहीं, खैरियत ज़रा राउंड लगा के आते हैं। इस सुलिये में फज्जो ने अपने कपड़ों की तरफ देख कर कहा। बारात में नहीं जा रहे हैं, आरिफ ने जवाब दिया। ही, फज्जो की हंसी छूट गई। फिर वो अपने बाप से आने का कहकर आरिफ के साथ चल पड़ा। 2-3 गलियां पार करने के बाद फज्जो को अंदाजा हुआ तो चौंका। ये हम कहाँ जा रहे हैं? कलावती विला, जवाब मिला। फज्जो रुक गया। आरिफ ने मुड़कर उसे बाजू पकड़कर खींचा। क्यों जान निकल रही है? दिन के वक्त भी तुम्हें डर लग रहा है? लानत है भाई, आरिफ ने मुंह बनाकर कहा। मैं डरपोक ही भला, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और फिर रुकने की कोशिश करने लगा। अबे चलना, मालूम तो करें कौन आया है वहाँ। भूत घर में, भूत ही आएंगे। चलो मान लिया, आरिफ ने गर्दन को खम किया। लेकिन मेरे अक्लमंद दोस्त, वहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो तो भूत नहीं है ना? क्या खबर? फज्जो ने जवाब दिया। आरिफ ने एक जोरदार धप उसकी कमर पर रसीद की। सामने ही कलावती विला का दरवाजा खुला हुआ था। आरिफ ने फज्जो का हाथ पकड़ा और बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। फज्जो ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा, शायद कोई विर्द कर रहा था। अहाते का काम करीब मुकम्मल हो चुका था। दाहिनी जानिब खुदरू झाड़ियों की सफाई बाकी थी। जवान मजदूर की नज़र सदर दरवाजे की जानिब उड़ गई। उसने देखा कि 2 अफराद चले आ रहे थे। दोनों ही अजनबी थे। एक के जिस्म पर साफ सुथरा लिबास था, जबकि दूसरे के कपड़े, हाथ पांव, चेहरे सब काले हो रहे थे। शायद वो गाड़ियों वगैरह का कोई काम करता था। दोनों ही जवान थे। जवान मजदूर ने बूढ़े को कहनी मारकर उनकी तरफ मुतवज्जो किया। बूढ़े ने उचपती सी नज़र उन पर डाली और फिर बोला, दूसरा तो हुलिये से ही मुझे आसेब लग रहा है। ये कहकर बूढ़ा मजदूर हंस पड़ा।
जवान मजदूर भिन्ना कर कुछ कहने ही वाला था कि वो करीब आ गए। उनके दरमियान दुआ सलाम हुई। फिर जवान मजदूर ने बताया, हमें काम करते हुए तीसरा दिन हो गया, आज पहली बार इस महल्ले से कोई आया है। मैं तो नहीं आ रहा था, ये तो जबरदस्ती ले आया। फज्जो ने आरिफ की तरफ इशारा किया। क्यों, ऐसी क्या बात है? मजदूर ने पूछा। तुम्हें नहीं मालूम? थोड़ा बहुत। दरअसल हम काफी दूर से यहाँ उजरत पर काम करने आए हैं, हमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे, जवान मजदूर ने बताया। अरे भाई, ये बिल्डिंग तो काफी मशहूर है। किस लिहाज से? बूढ़ा मजदूर बोल पड़ा। अरे ये आसिफ ज़दा है, तुम्हें नहीं पता? फज्जो ने बताया। बूढ़ा मजदूर हाथ उठाकर इस तरह मुड़ा जैसे कान पे से मक्खी उड़ाई हो और अपने काम में मसरूफ हो गया। फज्जो ने हैरत से इस्तिफामिया अंदाज में जवान मजदूर की तरफ देखा। उसने बूढ़े से नजर बचाकर कनपट्टी पर उंगली रखकर घुमा दी। आरिफ मुस्कुरा दिया। हमें मालूम है, जवान मजदूर ने आहिस्ता से कहा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। अचानक आरिफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके करीब से गुजरा हो। आरिफ ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर इसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसने किसी अनदेखे वजूद को गुजरते हुए जरूर महसूस किया था। फिर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे करीब आकर खड़ा हो गया हो। उसी लम्हे उसने एक तेज किस्म की खुशबू सूंघी। वो खुशबू ऐसी थी जैसे किसी खातून ने लगाई हो। अब आरिफ के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। अचानक उसकी नजर उस बूढ़े मजदूर के अकब में गई। उसने बूढ़े मजदूर के पीछे एक सफेद रंग के साई को देखा था और फिर वो बुरी तरह से चौंक उठा। मौजूद सामीन, हमारे इस नावल समूला का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। आपको ये नावल कैसा लगा, इसका पहला हिस्सा कैसा लगा, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।